बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। COPD के हवाले से मैं कुछ बात करूँगा। 15 नवंबर को COPD डे मनाया जाता है। तो इस दफ़ा का जो थीम था वो ब्रीदिंग इज़ लाइफ, सांस के बगैर ज़िंदगी नहीं है। और ये सिगरेट पीने से एक बीमारी होती है COPD, आप सबको पता है। सिगरेट शौक में शुरू हो जाती है, फिर आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं, एंड देन ग्रेजुअली इट काजेस लॉट ऑफ डिजीजेस। उनमें से एक COPD है, थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ। अगर लंग्स के आप एयरवेज पे स्ट्रक्चर पे गौर करना चाहते हैं तो यू कैन इमेजिन ए ट्री। किसी भी एक दरख्त को अपनी इमेजिनेशन में लेके आए तो बड़ी शाखें ज़्यादा होती हैं, छोटी शाखें बहुत होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। सेम इज द स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स, लार्ज एयरवेज एंड स्मॉल एयरवेज। स्मॉल एयरवेज किसको कहते हैं? जिनका डायमीटर 2 मिलीमीटर या उससे कम हो। 2 मिलीमीटर बहुत छोटा है, और अगर उसमें डिजीज़ हो जाए तो फिर सांस लेने में दुश्वारी होगी। स्मॉल एयरवे से पहले जस्ट ब्रीफली COPD होती क्या है? बेसिकली इट इज़ हेट्रोजेनस डिसऑर्डर characterized by chronic respiratory symptoms, जिसमें dyspnea is most prevalent और dominant, and then cough, expectoration और exacerbations के साथ पेशेंट आपके पास आते हैं। These symptoms are due to abnormalities of the airways and or alveoli। दोनों की बीमारी हो सकती है या सिर्फ एयरवेज की। एस्थमा भी एयरवेज की डिजीज़ है, उसमें एपिसोडिक सिम्टम्स आती हैं। COPD में परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसमें एपिसोडिक ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें परसिस्टेंट और प्रोग्रेसिव एयरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ये जस्ट यंग लोगों के लिए कि सिगरेट कैसे आपके लंग्स को डैमेज करती है। COPD का नंबर 1 काज स्मोकिंग। इसको गौर से देखें ज़रा। ये शुरू होती वोकल कॉर्ड इन्फ्लेम्ड, फिर एयरवेज में, फिर एल्वेलाई में, कुछ नहीं छोड़ती। जैसे किचन की छत होती है, पंखा भी और हर चीज़ ब्लैक हो जाती है धुएं से, इसी तरह लंग्स। स्मोकिंग सिर्फ लंग्स को डैमेज नहीं करती, पूरी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करती है। सबसे हार्ट को, ब्रेन, देन लंग कैंसर, आइज़ को डैमेज करती है, एजिंग ज़्यादा रैपिड करती है। अभी एक अमेरिकन स्टडी हुई है कि लाहौर में अगर आप रहे तो 7 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो जाएगी। तो आप सारे लाहौर से ही हैं। तो उसकी उन्होंने गुड आपको रीज़न दी कि आखिरी उम्र में डीजनरेटिव डिजीज़ के साथ रहने से बंदा टाइम पे रुखसत हो जाएगा। बट ये डीजनरेटिव डिजीज़ होंगी क्योंकि स्मोकिंग और स्मॉग एक जैसे इफेक्ट कर रही हैं। थर्ड लीडिंग काज ऑफ डेथ है। ग्लोबल बर्डन COPD का क्या है? 2012 बिलियन केसेस। एक स्टडी हुई है ये 2019 में कि 2012 मिलियन केसेस प्रेवलेंट है, मौजूद। प्रेवलेंस को मतलब इस टाइम में मौजूद हैं। और 16.2 मिलियन, 16.2 मिलियन ऐड हो रहे हैं हर साल। 3.3 मिलियन की डेथ हो रही है, इज ऑल ड्यू टू स्मोकिंग एंड पोल्यूशन। दिल्ली 7th काज बन गया, जो एडजस्टेड लाइफ में आपकी डिसेबिलिटी है उसके हिसाब से 7th लीडिंग काज, और 8th लीडिंग काज ऑफ
लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर एक स्टडी की गई पोलैंड में कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, सीटी कराए गए उनके हेल्दी लोगों के, तो उसमें उन्होंने सोचा कि चलो साथ स्पायरोमीट्री भी करते हैं। बेसिकली स्टडी तो थी कैंसर स्क्रीनिंग की, साथ पल्मोनरी फैक्टर भी ऐड कर दिया, स्पायरोमीट्री की गई। 730 पेशेंट्स की स्पायरोमीट्री की गई और उसमें से 146 में ऑब्स्ट्रक्शन आई, 146 में ऑब्स्ट्रक्शन, और मोस्ट ऑफ देम वर इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन। रिवर्सिबल तो एस्थमा की वजह से, 144 में इरिवर्सिबल। उसमें से 95 के करीब स्टेज 1 और 2 गोल्ड स्टेज 1, 2 में थे, यानी सिम्टम नहीं थी उनको, बट दे हैव COPD। कुछ लोग थे जिनको सांस भी चढ़ रहा था तो उनकी स्क्रीनिंग में आया, तो गोल्ड 4 में भी आए। फिर COPD में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सरबेशन। व्हाट इज़ एक्सरबेशन? कि जो रूटीन की सिम्टम्स हैं उससे बढ़ के सिम्टम्स हो जाएं। जैसे सांस का मसला है, सांस पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाए, प्रोडक्टिव कफ है पहले से ज़्यादा हो जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है COPD में। एस्थमा में इतनी इंपॉर्टेंट एक्सरबेशन नहीं है जितनी COPD में है। Once you get an attack of exacerbation, patient gets an attack of exacerbation, तो उसका लंग फंक्शन कम हो जाता है परमानेंट, यानी पहले ही कंप्रोमाइज्ड, एक एक्सरबेशन हुई, लंग फंक्शन कम हो गया, तो उससे कॉस्ट में इजाफा होगा, हेल्थ स्टेटस खराब होगा, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ेगी और अल्टीमेटली डेथ की तरफ ले जाए। फिर जो मेरे दो साथी इधर बैठे हैं, काफ़ी सारे कुलीग्स बैठे हैं, इन्होंने पढ़ाया हुआ मैं कि डोंट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट। COPD डायग्नोज कर लिया तो COPD के अलावा और बहुत सारी बीमारियां से हो जाती हैं साथ, डिप्रेशन, रिफ्लक्स डिजीज, हाइपरटेंशन, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इन सब को भी आपने ट्रीट करना है। स्पेशलिटी डजंट मीन कि आप COPD की दवाई लिख दें और बाकी जो है वो ब्लड प्रेशर की दवाई किसी और के पास चला जाए। रेफ़र करने की भी हर जगह पे एक प्लेस है कि ये ब्लड प्रेशर अब ये रेफ़र करना है मैंने, ये मेरे से ठीक नहीं हो रहा। सो कोमॉर्बिड डिजीज़, एजेड पर्सन है, हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिजीज़, हार्ट फेलर है, आप उसको नेबुलाइज किए जा रहे हैं, उसका इस्कीमिया बढ़ रहा है। So you have to look the disease as well as comorbids, और ये COPD एल्डरली लोगों में होती है तो इनमें कोमॉर्बिड ज़्यादा है। पैथोफिजियोलॉजी की ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हाथ आई है। नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, फिर स्मॉल एयरवेज में एयर बंद होते हैं, एयर ट्रैपिंग होती है तो लंग्स फैल जाते हैं, बैरल शेप चेस्ट हो जाएगी। और अगर आप राइट साइड पे देखें तो ब्रोंकियोल मजीद नैरो होते जाएंगे ड्यू टू म्यूकस एंड इन्फ्लेमेशन। ये वही पिक्चर है जो स्मॉल एयरवेज, आप इमेजिन करें कितने स्मॉल एयरवेज हैं, ये रियल लंग की पिक्चर ली गई है। पैथोफिजियोलॉजी जो आपको शुरू की है, बेसिकली होता क्या है, लेफ्ट साइड पे ऊपर नॉर्मल एयरवे है और राइट साइड पे म्यूकस प्लग आया हुआ इसमें। पाइप में अगर कोई चीज़ आ जाए, आपके घर में पानी के पाइप हैं, गैस के पाइप हैं, तो बंद होएगा, फ्लो कम हो जाएगा उसमें। अगर एक्यूटली इन्फ्लेम्ड है तो ये इन्फ्लेमेशन आपको मिलेगी। क्रोनिक में पक्का फाइब्रोसिस हो जाता है, इन्फ्लेम्ड सेल्स आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू आ जाएगा, ल्यूमन नैरो हो जाएगा और म्यूकस प्लग से बिल्कुल बंद भी हो जाता है। ये अगेन सेम पिक्चर है कि COPD के पेशेंट में एयरवेज में क्या होता है। ये आप देखें राइट साइड पे एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम
टाल होना शुरू हो गई, कॉलमनर बनना शुरू हो गई, म्यूकस ल्यूमन के अंदर आ जाएगा, तो ल्यूमन नैरो भी हो रहा है और प्लग भी हो रहा है। जिन लोगों में ज़्यादा एयरवे लॉस, ज़्यादा वॉल्यूम लॉस होगा, ज़्यादा नैरोइंग होगी, उनमें मॉर्टेलिटी बढ़ जाएगी, मीडियन सर्वाइवल कम हो जाएगा उनमें। तो नीचे वाली ग्राफ है वो शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है, मॉर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ गया। अब जो हमारा थीम है अर्ली डायग्नोसिस COPD का इस दवा, तो अर्ली डायग्नोस कैसे करें? स्पायरोमीट्री आपको हेल्प नहीं कर रही, तो मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब मैं तो टेस्ट कराया ठीक है, आप भी कहते हैं। CT स्कैन इस्तेमाल नहीं होता एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, एयर ट्रैपिंग नज़र आ जाएगी आपको, हाइपरइन्फ्लेटेड लंग नज़र आ जाएंगे, बट जो नॉर्मली हम HRCT करते हैं ये 2 मिलीमीटर से कम के एयरवेज को पिक नहीं करता कि उसमें कोई बीमारी है या नहीं है। तो फिर एक रिसर्च बेस्ड माइक्रो CT किया गया, अभी ये अवेलेबल नहीं है फॉर पब्लिक के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए माइक्रो CT, ये 2 मिलीमीटर तक एयरवेज को पिक कर लेता है। तो एक स्टडी में देखा गया कि स्मॉल एयरवेज नैरोइंग measured by micro CT precedes the development of emphysema। एम्फाइजीमा का तो पता ही है ना आपको, इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है एल्वियोलाई की वाल्स का, जब हो गया तो फिर हो गया। और हमारे जितने भी मरीज़, आप सब डॉक्टर हैं, यंग और सीनियर, मरीज़ आ कहते हैं ठीक करो ठीक, तो इरिवर्सिबल डैमेज है, यू कांट रिवर्स इट, तो सपोर्ट करनी है उसकी। तो एक अमेरिकन जर्नल में स्टडी पब्लिश हुई है, स्मॉल एयरवे डिसफंक्शन एंड एम्फाइजीमा अकर बिफोर द लार्ज एयरवे। लार्ज एयरवे आपका मेजर होता है स्पायरोमीट्री पे, ये पहले हो जाता है और आप पिक ही नहीं कर पाते, तो लॉन्ग टाइम डिजीज अननोटिस चली जाती है। गोल्ड 1 जो कि इब्तदाई 2 स्टेजेस है उसमें स्टीपर प्रोग्रेशन है एज कम्पेयर टू दी गोल्ड 3 and 4। जब वो ठीक होता है, बंदा टेस्टों में ठीक होता है, एक्सरे ठीक होता है, बस जनरली स्मोकर खांसी वो स्मोकिंग कफ को लेबल कर देते हैं कि स्मोकर्स कफ है, और अपनी एक्टिविटी को लिमिट कर लेते हैं, पता ही लगता सांस चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा। जितना गोल्ड क्लासिफिकेशन के हिसाब से सीवियर डिजीज होगी, उतने ही एयरवेज नैरो होंगे और डैमेज हो जाएंगे। यू कैन सी इन दिस ग्राफ। तो इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस क्या है, ये इसको गौर से देखें जरा, क्यों मिस होती है हमारे से कि हम अर्ली डायग्नोज नहीं कर पाते। एक तो कोई ऐसा बायोमार्कर नहीं है कि हम टेस्ट करवा के देख लें, जैसे एलर्जी के टेस्ट आपके पास करा के आ जाते हैं लोग। क्लिनिकल सिम्टम्स अननोटिस्ड, ग्रेजुअल प्रोसेस है, लॉन्ग पीरियड ऑफ डिजीज प्रोग्रेशन, स्लो प्रोग्रेशन है, टाइम बहुत लगता है। एंड स्पायरोमीट्री हमारे पास एक टेस्ट है जिसके जरिए आप लेबल करते हैं इसको ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, वो नॉर्मल आ जाती है। तो यू कैन इमेजिन लंग फंक्शन नॉर्मल है, सिम्टम शुरू हो गई हैं। जब सिम्टम बहुत ज़्यादा आती हैं तो फिर लंग फंक्शन जाके कम होता है, उस वक्त तक इरिवर्सिबल डिजीज़ हो चुकी। इसमें भी आप फिर उसका हल यही है कि आप अर्ली डायग्नोसिस करें। अर्ली डायग्नोसिस के मेथड्स, एक आपको माइक्रो CT बताया जो कि अभी अवेलेबल नहीं है, दूसरा इम्पल्स ऑसिलोमीटर चीमा साहब ने बताया, वो स्मॉल एयरवेज की डिजीज़ पिक करेगा। उसमें वो उसका प्रोसीजर भी उन्होंने बताया, बड़ा आसान है और महंगा भी नहीं है इतना, 8-10 लाख रुपए का है मेरा ख्याल ये। तो ये अवेलेबल होगा तो ये स्मॉल एयरवे डिजीज़ पिक होना जल्दी शुरू हो जाएगी। अब मैनेजमेंट पे आ जाते हैं। मैनेजमेंट बेसिकली
इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स एंड एक्सरबेशंस। सिम्टम इसकी मेन डिस्निया है COPD की। तो सिम्टम्स और एक्सरबेशंस के ऊपर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है, ABE। A मीन्स लेस सिम्टम्स, डिजीज है बट लेस सिम्टम्स। B मीन्स मोर सिम्टम्स। बट इन दोनों में फ़र्क क्या है A और B में? एक इनमें सिर्फ सिम्टम का फ़र्क है, एक्सरबेशन एक जैसी हैं। 0 और 1 मॉडरेट एक्सरबेशन, यानी इतनी की एक्सरबेशन हुई है कि घर पे इलाज हो सके उसका, OPD में क्लिनिक पे हो सके। और अगर 2 से ज़्यादा एक्सरबेशन है साल में, या एक एक्सरबेशन ऐसी हुई जिससे हॉस्पिटल पहुंच गया बंदा, सिम्टम जो मर्जी हो, दिस इज ग्रुप E। अगर एक ग्रुप के साथ आपने डायग्नोज किया है तो आप उसको एक ब्रोंकोडायलेटर एडवाइस करेंगे, जो दिल करे आपका कर दें, ब्रोंकोडायलेटर ओनली। प्रेफरेबल है कि आप लॉन्ग एक्टिंग करें, लाबा या लामा। और अगर ग्रुप B में है तो फिर लाबा प्लस लामा दोनों कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। E में है तो फिर आपको लाबा लामा के साथ इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड का सोचना पड़ेगा। वो सोचेंगे कैसे कि उसका ब्लड यूसिनोफिल काउंट कराएं। अगर 300 से ज़्यादा है तो आप उसको लाबा लामा और इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड तो अवेलेबल है, वो भी लाहौर में, इधर पूरे पंजाब पाकिस्तान में अवेलेबल है। फिर फॉलोअप पे पेशेंट आ जाता है आपके पास, आपने मेडिसिन एडवाइस की है, फॉलोअप किया है। पेशेंट का डिस्निया अगर ठीक है तो फिर कैरी ऑन करें। अगर कंट्रोल नहीं है तो देन अगर पहले लाबा ले रहा था या लामा ले रहा था तो दोनों को ऐड कर दें। और ये जो पल्मोनरी मेडिसिन की प्रैक्टिस है यंग डॉक्टरों के लिए इतनी आसान नहीं है। हर दफ़ा मरीज़ का इनहेलर टेक्निक चेक करनी है, उससे पूछना है कि भैया आप दवाई रेगुलर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। एडेरेंस ठीक होनी चाहिए, टेक्निक ठीक हो, और प्रेफरेबल टू पेशेंट, पेशेंट भी पसंद करता हो कि ये ठीक है। इसी तरह एक्सरबेशंस आपने उससे पूछनी है। अगर एक्सरबेशंस हो रही हैं, लाबा और लामा, लाबा या लामा से ठीक नहीं है किसी एक से, तो आपने ऐड कर देना है। और अगर ईओसिनोफिल्स भी 300 से ज़्यादा है तो फिर ICS भी ऐड कर देना, 3 हो जाएंगे, लाबा लामा और इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा, एक्सरबेशंस हो रही हैं, देन इवन गो फॉर लाबा लामा इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स। अगर ईओसिनोफिल 100 से कम है तो फिर आप इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड ना दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देन ईओसिनोफिल ब्लड में कराना है, CBC करानी है आपने बस एक। फिर आप रोफ्लोमिलास्ट, रोफ्लोमिलास्ट एक दवाई है जो कि इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती है, लेकिन इधर हमने वैसे ट्रायल किया, इतनी इफेक्टिव नहीं हुई। और अगर एक्स स्मोकर है, एक्सरबेशंस हो रही है, तो अजिथ्रोमाइसिन कैन बी एडेड टू प्रिवेंट दी एक्सरबेशंस। कि इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड्स एस्थमा में नंबर 1 ट्रीटमेंट, COPD में ब्रोंकोडायलेटर नंबर 1, 2। और इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड कब ऐड करने हैं? अगर उसके ब्लड में यूसिनोफिल्स 300 से ज़्यादा हो, या उसको एक्सरबेशंस और उसको एक्सरबेशन ज़्यादा हो रही हैं। अगर 100 से 300 है, हमारे वार्ड में एक स्टडी भी हो रही है, 100 से 300 में इनहेल्ड कार्टिकोस्टेरॉइड ऐड करने हैं, उसका क्या इफेक्ट आता है? तो देन यू कैन थिंक ऑफ के एक्सरबेशन है लेकिन ठीक नहीं हो रहा, ईओसिनोफिल्स 100 to 300 के दरमियान है, तो यू कैन ऐड। और अगर 100 से कम है और पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है या रिकरेंट नमूनिया, देन डोंट ऐड। इफेक्ट ऑफ देखा गया एक स्टडी में कि स्टीरॉयड देने से क्या इफेक्ट हुआ है। जिन लोगों में ईओसिनोफिल काउंट 300 से ज़्यादा था, उनमें इफेक्टिव ज़्यादा हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जिनमें 100 से कम था। सिंपल, जिनमें ईओसिनोफिल काउंट ज़्यादा है तो उनमें
इफ़ेक्टिव ज़्यादा है, जिनमें 100 से कम है तो लेस इफ़ेक्टिव, बल्कि तकरीबन ना होने के बराबर। इन्हेलर सिलेक्शन बड़ा एक क्वेश्चन होता है। आपके पास बड़े इन्हेलर हैं, बड़ी DPIs हैं, मीटर डोज इन्हेलर्स हैं, तो कौन सा इन्हेलर आप एडवाइस करेंगे, ड्राई पाउडर वाला या मीटर डोज वाला? तो इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट्स एजुकेशन, प्रेफरेंस एंड योर एक्सपीरियंस। लेकिन जो मीटर डोज इन्हेलर है, इसमें पहले से दवाई मिक्स हुई होती है, कैरियर इसमें कोई नहीं है, रेजिस्टेंस कोई नहीं है, तो यू हैव टू इनहेल स्लो बट डीप, ताकि स्मॉल एयरवेज तक दवाई पहुंच जाए। जो ड्राई पाउडर तो बड़े कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे कंट्री में, इनमें पहले तो आपने उसको कंटेनर से अलग करना है, फिर डिवाइस की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है। तो यू शुड इनहेल डीप, हार्ड एंड फास्ट। अब COPD किसको होती है? वो 70 साल का बंदा आ गया, आप सांस ले नहीं रहा, आपने कैप्सूल लिख दिया और वो ठीक नहीं हो रहा। उसके अंदर खींचने की इतनी ताकत हो कि वो उस कैप्सूल से या उस ब्लिस्टर से दवाई निकाल के इनहेल कर सके, हार्ड एंड फास्ट। ये एक इनहेलर टेक्निक है कि सांस लेंगे और दवाई कैसे एयरवेज से होती स्मॉल एयरवेज। सबसे ज़्यादा सवाल तो पाकिस्तान में पूछते हैं, इनहेलर का कोई नुकसान तो नहीं है? यही पूछते हैं ना जी। देयर इज लोकल एप्लीकेशन, जैसे आपकी स्किन के ऊपर आपने कोई क्रीम लगा ली, एयरवेज में लोकल एप्लीकेशन, नो साइड इफ़ेक्ट्स। फिर जब ये स्मॉल एयरवेज बहुत ज़्यादा हैं और स्मॉल एयरवेज का साइज़ बहुत कम है, तो वहाँ तक दवाई पहुँचाने के लिए कोई पार्टिकल साइज़ भी तो होना चाहिए ना। तो एक नया कंसेप्ट ये कुछ सालों से शुरू हुआ है, एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। जितना पार्टिकल छोटा होगा उतना ही दूर तक जाएगा और स्मॉल एयरवेज तक पहुँचेगा। तो ये एक मेयो क्लिनिक वालों ने स्टडी रिव्यू लिखा है कि ज़्यादा बर्डन COPD का स्मॉल एयरवेज पे है, तो ज़्यादा फ़ायदा भी स्मॉल एयरवेज को टारगेट करने से होगा, और एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स का इन्हेलर ज़्यादा हेल्प करेगा। इन्हेलर के ज़रिए दवाई दी गई कुछ हेल्दी लोग, एस्थमा के और COPD के। तो लंग डेपोजिशन हेल्दी लोगों में एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल से 34%, नॉर्मल हेल्दी में एस्थमा वालों में 30 और COPD तकरीबन 1/3 ये एक्स्ट्रा फाइन से लंग डेपोजिशन है। बाकी एक्स्ट्रा थोरेसिक चली जाती है। एक्स्ट्रा थोरेसिक कौन सा है? बार कई बार स्प्रे कर रहे थे इनहेलर। ये आपका ओरल कैविटी, थ्रोट, ट्रेकिया, इसमें डिपॉजिट हो जाती है, लार्ज एयरवेज में। एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स ड्राई पाउडर से एंड मीटर डोज और नॉन एक्स्ट्रा, देख लें आप डेपोजिशन का कितना फ़र्क है। तो बेस्ट वन इज मीटर डोज इनहेलर विद एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। एक स्टडी हुई ट्रिनिटी, जिसमें एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल दिए गए और दूसरे दिए गए नॉन एक्स्ट्रा। कंट्रोल तो पहले बता दिया, डेपोजिशन बेहतर है तो कंट्रोल भी बेहतर है। एक्सरबेशन का रेट भी 29% कम है। 29% एक्सरबेशन एक्स्ट्रा फाइन पार्टिकल से इस स्टडी के बकौल कम आया। फीमेल पेशेंट 64 ईयर स्मोकर, COPD है 10 साल से, स्पायरोमीट्री पे भी कंफर्म्ड 3 एक्सरबेशन पर ईयर। तो मैनेज किया गया उसको सेपरेट कंटेनर्स, जिसमें एक में ICS लाबा और दूसरे में लामा अलहदा था। फिर एक दूसरे पेशेंट को उसके साथ स्टडी किया गया
जिसमें अप्रॉक्सीमेटली सेम सिम्टम्स बट सिंगल इनहेलर, जिसमें तीनों चीज़ें थी, लाबा, लामा और इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड्स। तो इस स्टडी में ये देखा गया है कि जिन लोगों ने एक कंटेनर में इनहेलर इस्तेमाल किया है उनमें रिजल्ट्स बेटर है एज़ कम्पेयर टू सेपरेट। ये तीनों दवाई हैं लेकिन उनमें रिजल्ट्स बेटर आए। ये कुछ एल्डरली लोग COPD के, उनकी और बहुत सारी कंडीशन साथ होती, जैसे मैंने कोमार्बिड कहा है, पार्किंसोनिज्म, डिमेंशिया, जनरलाइज वीकनेस, वेट लॉस। उन लोगों में आप अगर ड्राई पाउडर लिख दें वो खींच नहीं सकते। तो ये आपने हर इंडिविजुअल पेशेंट पे फैसला करना है कि अगर इसको इनहेल्ड मेडिसिन देनी तो कैसे देनी है। तो उनको फिर कैसे देंगे? बेड बाउंड है, CVA हुआ है, बाई नेबुलाइजेशन। ये 3 मल्टीनेशनल ब्रांड्स को कंपेयर किया गया है, नेक्सटेलर, सेरिटाइड और सिम्बिकॉट। सिम्बिकॉट अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, बाकी दोनों हैं। तो पार्टिकल साइज़ जो है वो बहुत कम है नेक्सटेलर में, 2-3 गुना कम साइज़ है। डेपोजिशन इसकी ज़्यादा है। रिजल्ट्स आप प्रैक्टिस करके देख लें किससे ज़्यादा मरीज़ बेहतर होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। एनी questions relating to the COPD?